जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनकलाब में। साथियों, आज मैं भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव और युद्ध जैसे हालातों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए एक नज़र डालते हैं भारत और चीन के टोपोग्राफी यानी कि भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत और चीन लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भारत के 4 राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। इसके साथ ही साथ नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भी सीमा चीन से लगती है। भारत और चीन के बीच 1950 से पहले तिब्बत हुआ करता था, जो एक बफर जोन की तरह काम करता था, यानी दोनों देश के बीच कोई सीमा पर टकराव नहीं था। लेकिन जैसे ही 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तब से भारत और चीन की सीमा आपस में आ लगी और यहीं से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हुई। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर में बांटा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें अरुणाचल और सिक्किम आते हैं। मिडल सेक्टर, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का भाग आता है। और वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है। भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा को 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में भारत और तब तिब्बत हुआ करता था के बीच में निर्धारित की गई थी। भारत मैकमोहन रेखा को ही भारत और चीन के बीच सीमा के रूप में मानता है, जबकि चीन LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत और चीन के बीच सीमा मानता है। 1962 की लड़ाई के बाद चीन ने भारत के अक्साई चीन और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसीलिए चीन का कहना है कि जहाँ तक उसका कब्जा है वही भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच 15 जून की उस खूनी रात के बारे में, जिसमें भारत के कर्नल संतोष बाबू सहित लगभग 20 जवान उच्च बलिदान को प्राप्त हुए। इसके रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई में भारतीय जवानों ने भी चीन के 40 से 45 जवानों को ढेर कर दिया। इस घटना के पहले भी 10 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच नाथुला यानी ईस्टर्न सेक्टर में दोनों देश की सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें लगभग 10 से 12 जवान घायल हुए। उसके बाद से ही दोनों देशों के लोकल अधिकारियों की बातचीत प्रारंभ हुई, जो कि निसफल रही। इसके बाद 10 जून को यानी घटना वाली रात से 5 दिन पहले दोनों देशों के हाई लेवल कमांडरों की बातचीत हुई और यह बातचीत सफल रही और दोनों देश इस सहमति पर पहुँचे कि बॉर्डर से तनाव कम किया जाए और दोनों देश 2 से 2.5 किलोमीटर अपनी वर्तमान स्थिति से पीछे लौटें, जिससे बॉर्डर पर तनाव कम किया जा सके और युद्ध जैसे हालातों से निपटा जा सके। जैसे ही भारत ने तो इस सहमति का शब्दशः पालन किया और अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कहा, जबकि चीन भारत को धोखा देते हुए कुछ समय के लिए तो पीछे हटा, लेकिन जैसे ही भारत के सेना पीछे हट गई, चीन के विश्वासघाती पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय ज़मीनों पे कब्जा कर लिए, यानी इस स्टेटस को चेंज कर दिए। साथियों, अब बात करते हैं उन तमाम कारणों का जिनकी वजह से भारत और चीन के बीच तनाव और युद्ध जैसे हालात हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण है दौलत बेग ओल्डी रोड, दारबुक से दौलत बेग ओल्डी रोड। यह रोड लेह से काराकोरम पास तक जाता है। यह रोड लगभग 255 किलोमीटर लंबा है। इस सड़क का निर्माण भारत की सेना करा रही है, क्योंकि इस रोड के बन जाने से भारत की सेना आसानी से मोबिलाइज हो सकेगी तथा कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। चीन इस बात को भली भांति जानता है कि यह रोड बन जाने से भारतीय सेना को काफ़ी एज मिलेगा और चीनी सेना को आसानी से यहाँ पे शिकस्त मिल जाएगी। इसीलिए चीन जो है नया षड्यंत्र चल रहा है और काफ़ी आक्रामक हो रहा है ताकि भारत इस रोड का निर्माण रोक दे। जैसे ही काराकोरम के पास, क्योंकि सेना
की चौकियां हैं वहां से काफ़ी एलिवेशन मिलती है और चीनी सैनिकों को यहां से आसानी से टारगेट बनाया जा सके। तो इसलिए यह सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटजिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है और भारत इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख कारण की जो भारत और चीन के बीच तनाव का कारण है, वह है भारत और अमेरिका की अच्छी दोस्ती। दोनों देशों के बीच दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भारत को G8 में शामिल किया जाना चाहिए और उसका अमेरिका प्रस्ताव और स्वागत दोनों करता है। इस पर अभी हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस प्रस्ताव को सुनते ही चीन के पेट में दर्द होने लगा कि भारत G8 जैसे शक्तिशाली संगठन में शामिल हो जाएगा। वहीं भारत और अमेरिका का ट्रेड और मिलिट्री एक्सरसाइज सब कुछ संगठित और नियमित है, जबकि अमेरिका और चीन के बीच में पहले से ही ट्रेड वार चल रहा है। दोनों अमेरिका ने चाइनीज़ के कई सारे प्रोडक्ट पर रोक लगा दी है। साथियों, अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच कैसे राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई और कुछ अहम समझौते हुए जिससे दोनों देश काफ़ी विकास के पथ पर अग्रसर हुए और कुछ हद तक शांति और स्थिरता भी कायम रही। भारत और चीन के संबंध प्राचीन काल से लेकर 20वीं सदी तक बस कुछ तीर्थयात्रियों और व्यापारियों तक ही सीमित थे। हर्षवर्धन के समय हेनत्सांग भारत आया, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया। दोनों बौद्ध भिक्षु थे, भारत में रहे और यहाँ पे भारतीय समाज का अध्ययन किया। 1954 में दोनों देशों के बीच बहुत ही ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता कहते हैं। यह समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर झाओ एनलाई के बीच हुआ था। इस समझौते के अनुसार दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साथ ही साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पे भी बात बनी। उसके बाद दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वह एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। 1959 में तिब्बतियों ने पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और चीन की आर्मी ने इस विद्रोह को बड़ी ही क्रूरता और निर्ममता से दबा दिया। तिब्बतियों के धार्मिक गुरु दलाई लामा भारत में CIA की मदद से भारत में आ गए और यहाँ पे उन्होंने शरण ले ली। चीन को यह बात बहुत ही बुरी लगी और वह भारत पर एक तरफा आक्रमण कर दिया। भारत 1962 की लड़ाई हार गया। 1969 में एक बार फिर भारत और चीन की सेना आमने सामने हुई, इस बार सिक्किम के नाथुला सेक्टर में, और इस बार भारत की सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके दांत खट्टे कर दिए। यह लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक भी है। उसके बाद से ही भारत और चीन के संबंध लगभग स्थिर रहे। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 1954 में जब झाओ एनलाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच पंचशील समझौता हुआ, तभी भारत और चीन के बीच एक नारा बहुत बुलंद हुआ था, वह था हिंदी चीनी भाई भाई। और इसी नारे की वजह से, इसी विश्वसनीयता की वजह से नेहरू चीन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और इसी विश्वास के कारण उन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा। चीन ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और 1962 की लड़ाई में भारत को अक्साई चीन सहित कई क्षेत्रों को गंवाना पड़ा। 1993 में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार यह हुआ कि अगर किसी देश का जवान दूसरे देश में भूलवश चला जाता है तो उसे तुरंत उसके देश वापस भेजा जाना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक फैसला था 1996 का, जिसमें यह समझौता हुआ कि दोनों देश की सेना 2 किलोमीटर तक कोई भारी वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे और न ही मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ यह बात हुई कि ओपन फायर का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उकसाने की कार्रवाई की जाएगी और दोनों देश के सैनिक संयमित रहेंगे
और एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करेंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा करते हैं। दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते होते हैं। 2017 में डोकलाम में एक बार फिर भारत और चीन की सेना आमने सामने आ जाती है, क्योंकि चीन की सेना यहाँ बॉर्डर पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर रही होती है। डोकलाम भारत, भूटान और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन है, जो कि भारत के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की सेना पीछे नहीं हटती और न ही चीन की। इस तरह दोनों देशों के बीच लगभग 8 से 9 महीने तक स्टैंड ऑफ रहता है। 2018 में वुहान समिट के द्वारा बातचीत और डिप्लोमेटिक रिलेशन के द्वारा मुद्दा सुलझा लिया जाता है। दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य हो जाता है। 2019 में शी जिनपिंग भारत की यात्रा आते हैं और कई अहम समझौते होते हैं। भारत और चीन का व्यापार लगभग $100 बिलियन पार कर गया है। चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापार ट्रेड पार्टनर बन गया है। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच तनाव और युद्ध जैसे हालातों के समाधान के बारे में। भारत और चीन विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत और चीन विश्व की बड़ी शक्तियां हैं। दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। आर्थिक मंदी का दौर है, कोरोना काल चल रहा है। यदि दोनों देश युद्ध करते हैं तो यह दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित होगा। एडोल्फ हिटलर ने कहा था, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स देन वार बिगिंस, यानी जब राजनयिक संबंध खत्म होते हैं तब युद्ध की शुरुआत होती है। दोनों देशों को बड़ा दिल दिखाते हुए आपस में हाथ मिलाना चाहिए और साथ मिलकर इस महामारी और इस संकट की घड़ी में लोगों का भला और कल्याण करना चाहिए। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जय हिंद।